चलिए आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये चैप्टर है इट्स ए पार्ट ऑफ न्यूटन्स लॉज, लेकिन मैं इसको अलग से पढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि इसको समझने के बाद ही न्यूटन्स लॉ ढंग से समझ में आता है। मैं आज जो चीजें पढ़ाऊंगा वो आपको न्यूटन्स लॉज के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। वो सारे न्यूटन्स लॉज के अंदर आएंगे बुक में, लेकिन मैं थोड़ा इसको सेपरेट करके बाहर से कर लेता हूँ ताकि न्यूटन्स लॉ को समझने में हमें कोई दिक्कत ना। हम चैप्टर का नाम देंगे इक्विलिब्रियम एनालिसिस। बुक में बस ढूंढना, मिलेगा नहीं। क्या नाम है? इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। नाम देते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज, संतुलित रहना। क्या कहेंगे? कहेंगे बॉडी is said to be in equilibrium. A body is said to be in equilibrium if it has no acceleration. No acceleration, ठीक है। अगर कोई बॉडी का कुछ भी एक्सीलरेशन नहीं है तो हम कहेंगे ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। एक्सीलरेशन बोलने से यहाँ पर मैं दो एक्सीलरेशन को बोलता हूँ। एक हुआ ट्रांसलेशनल एक्सीलरेशन जो आप जानते हो, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, लीनियर एक्सीलरेशन। दूसरा हुआ रोटेशनल एक्सीलरेशन। कोई एंगुलर स्पीड कोई बॉडी का बढ़ रहा है, जैसे आप पंखा स्विच ऑन करते हो, पंखा का स्पीड बढ़ते जा रहा है, यू से इट इज अंडर एंगुलर एक्सीलरेशन। स्विच ऑफ कर दिए, धीरे धीरे उसका घूमने का स्पीड घटने लगा, इट इज एंगुलर रिटार्डेशन। कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है हम कब कहेंगे? अब तब कहेंगे जब उसके पास कोई लीनियर एक्सीलरेशन भी नहीं है एंड एंगुलर एक्सीलरेशन भी नहीं है, ठीक है। अगर लीनियर एक्सीलरेशन नहीं है तो हम इसको कहेंगे ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, और उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ। रोटेशनल एक्सीलरेशन नहीं है तो उसको कहेंगे रोटेटरी इक्विलिब्रियम, जिसको हम लोग पढ़ेंगे रोटेशनल डायनेमिक्स करके एक दूसरा चैप्टर है रिजिड बॉडी मोशन, उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो नो लीनियर एक्सीलरेशन, नो लीनियर एक्सीलरेशन को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। नो रोटेशनल एक्सीलरेशन, इसको कहते हैं रोटेटरी इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो कोई बॉडी का एक्सीलरेशन नहीं है तो हम कहेंगे वो इक्विलिब्रियम में है। क्लियर? सेकेंड थिंग देखना है कि नो लीनियर एक्सीलरेशन को ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहेंगे, जिसको हम लोग न्यूटन्स लॉ में अभी पढ़ने वाले हैं। नो रोटेशनल इक्विलिब्रियम को हम रोटेटरी इक्विलिब्रियम कहेंगे, जिसको हम पढ़ेंगे रिजिड बॉडी मोशन में, ठीक है। तो खैर अभी हम लोग बात करते हैं नो लीनियर एक्सीलरेशन और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में। कुछ एग्जांपल लेते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम और एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। पहला हुआ ए बुक केप्ट ऑन ए टेबल। हाँ, इसका तो कोई एक्सीलरेशन नहीं है, रखा है, तो हम कहेंगे ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। ए कार मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रहा है, ऑब्वियसली उसके पास कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो हम कहेंगे ये भी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो हम कहेंगे ये ट्रांसलेशनल। अब कोई बॉडी का एक्सीलरेशन नहीं है तो हम कहेंगे ये इक्विलिब्रियम में है। ये सारा चीज हम लोग अभी देख ली। चलो हम लोग देखते हैं कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो कितने किस्म के इक्विलिब्रियम होते हैं, इसको हम नाम दे रहे हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, पहला हुआ
स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा हुआ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तीसरा हुआ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, और भी एक होता है मार्जिनल इक्विलिब्रियम, अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, 3 पढ़ रहे हैं। ये तीनों इक्विलिब्रियम के बारे में डिटेल्स में देखेंगे। चलो देखते हैं व्हाट इट मीन्स बाय स्टेबल इक्विलिब्रियम। सपोज हम कहेंगे यहां पे कोई एक बॉडी को ऐसे रखा गया है, ठीक है, दिस इज ए कोनिकल फ्रस्ट्रम, वो ऐसे रखा गया, तो ऑब्वियसली ये इक्विलिब्रियम है। रेस्ट में तो इक्विलिब्रियम है। अगर इस बॉडी को हम थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, थोड़ा सा अगर हम इसे धक्का देंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे फॉर ए स्मॉल टाइम, या फिर थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे और फिर छोड़ देंगे, तो क्या होगा? जैसे आप धक्का दोगे ये थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, छोड़ दोगे तो वापस खड़ा हो जाएगा। मतलब इसमें क्या हो रहा है? आफ्टर ए स्मॉल डिस्टर्बेंस इट अगेन रिस्टोर्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना। तो हम कहेंगे स्टेबल है, थोड़ा धक्का देने से वापस आ जा रहा है। तो हम कहेंगे पहला चीज क्या हुआ इसमें, द बॉडी रिस्टोर्स इक्विलिब्रियम पोजीशन अगेन आफ्टर ए स्मॉल डिस्टर्बेंस, छोटा सा एक डिस्टर्बेंस दिए उसके बाद वो फिर से वापस खड़ा हो गया, तो हम कहेंगे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। इसके बारे में और एक इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे कि ये जो बॉडी है इसमें आप जानते हो कि ये बॉडी का शेप ऐसा है, तो दिस पार्ट इज ब्रॉडर, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है, तो सेंट्रल ग्रेविटी, इसका सेंट्रल ग्रेविटी कोई नीचे की तरफ ही होगा और ये हाइट काफी कम रहेगा, है ना। तो आप कहोगे कि इसका पोटेंशियल एनर्जी नीचे की तरफ रहता है, इसलिए ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है ना। इसमें ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, क्यों? सेंट्रल ग्रेविटी इज क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, और ये हाइट अगर h होगा तो हम कहेंगे इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? mgh, है ना। तो दूसरा चीज नोट करने वाली ये हुआ, इन स्टेबल इक्विलिब्रियम द बॉडी हैज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जितना कम होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अब सोच के बताओ, आप खड़े खड़े ज्यादा स्टेबल हो या लेटे हुए ज्यादा स्टेबल हो? खड़े खड़े कोई धक्का मार दे तो हो सकता है गिर जाओगे, कोई धक्का अगर मार देगा खड़े हुए हो तो हो सकता है गिर जाओगे, लेटे हुए तो, है ना। तो फिर हम कहेंगे लेटे हुए हम लोग ज्यादा स्टेबल है, व्हाई? बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, है ना। ठीक है, तो फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हम किसको कहेंगे? थोड़ा ध्यान से देखो। पहला केस में स्टेबल वाला केस हम लोग देख चुके हैं, कोई बॉडी को हम ऐसे रखे थे, इट वाज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, ये स्टेबल था। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किसको कहेंगे? अगर हम कुछ इसको सेम बॉडी को ऐसा पोजीशन में रख दिए, तो हम कहेंगे कि इट इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। व्हाई सो? क्यों ऐसे कहेंगे? क्योंकि इसको अगर थोड़ा सा धक्का दोगे इट विल नॉट कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, इट विल फॉल आउट ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ऐसा इक्विलिब्रियम को कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में तो है लेकिन अनस्टेबल है। क्या लिखेंगे इसमें कि a body is said to be in unstable equilibrium, a body is in unstable equilibrium if it falls out of equilibrium position by a small disturbance, a
एक छोटा सा डिस्टर्बेंस दिए, पता चला अपना पोजीशन छोड़ के गिर गया। अब अगर इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो जब स्टेबल था इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे था, लेकिन जब ऐसे रखा गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो हेवियर पार्ट के पास रहेगा। सो व्हाट यू ऑब्जर्व हियर, इन दिस केस द पोटेंशियल एनर्जी इज मोर, इन दिस केस पोटेंशियल एनर्जी वाज लेस। mgh होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो हम क्या कहेंगे, in unstable equilibrium potential energy is more। तो कोई बॉडी अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है इसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू द स्टेबल इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल के साथ कंपेयर करेंगे तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में कम पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है ना। अब तीसरा इक्विलिब्रियम कौन सा बाकी रह गया, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, है ना। तो अब देखेंगे व्हाट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक बॉल ऐसे रखा है, दिस बॉल इज हियर, नाउ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज हियर। आप अगर इसको थोड़ा सा धक्का मुक्का दोगे तो ना ये गिर जाएगा ना वापस आएगा, क्या होगा, इट रिक्वायर ए न्यू पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जस्ट आफ्टर, है ना। तो क्या लिखेंगे इसमें, विथ ए small disturbance force, with a small disturbance the body neither falls out of equilibrium nor restores its equilibrium position। तो हम ऐसा केस में कहेंगे इट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या कहेंगे इसको, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तीनों के केस में कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा व्हाट इज द डिफरेंस। जब कोई बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में था, इसको हम थोड़ा सा ऐसे पुश करेंगे, ये टेढ़ा हो जाएगा, तो सोचो तो ये पॉइंट किधर जाएगा, ये टेढ़ा हो जाएगा, इस पॉइंट में खड़े होकर गिरने की कोशिश कर रहा है, तो क्या होगा, दिस पॉइंट विल गो अप, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। जैसे आप इसको डिस्टर्ब करोगे पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी मिनिमम था, अब बढ़ रहा है। इस केस में अगर इसको धक्का दोगे तो गिरने की कोशिश करेगा, ये पॉइंट नीचे आने लगेगा, कौन सा पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो आप कहोगे इसमें पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है क्योंकि मैक्सिमम था। इस केस में आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर था, धक्का देने पर यहाँ पर आ गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कोई चेंज आया क्या लेवल में, इन द पोजीशन और हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी देयर इज नो चेंज, मींस द पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट चेंज विथ ए स्मॉल डिस्टर्बेंस फोर्स। तो हम क्या कहेंगे, विथ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स द पोटेंशियल एनर्जी does not change, है ना, does not change। तो आपको तीन किस्म की इक्विलिब्रियम के बारे में समझ में आ गया। अब एक छोटा सा चीज बताओ, सपोज मैं आपको दो केस देता हूं, ये एक बोतल है और ये पानी से भरा हुआ है या फिर खाली बोतल है, ये दूसरा बोतल है, एक जैसे बोतल है, अब इसमें थोड़ा सा पानी नीचे रखा हुआ है, ठीक है, ये सम वाटर, दोनों बोतल इक्विलिब्रियम में, दोनों बोतल इक्विलिब्रियम में, मैं जानना चाहता हूं इसमें से कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। आप देखोगे कि अगर ये एम्प्टी बोतल है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं यही होगा, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, पानी तो मासिव है ना, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं यही होगा, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट कम है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट ज्यादा है। ऐसे भी अगर इसको थोड़ा सा धक्का देंगे गिर जाएगा, इसको धक्का देंगे फिर से खड़ा हो जाएगा। आप लोग वो बच्चे जो खेलते हैं हिट मी वाला डॉल तो देखे हो, जो हिट मी वाला डॉल होता है उसको मुक्का मारो फिर से खड़ा हो जाता है, फिर मुक्का मारो फिर से खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसका बेस में क्या करते हैं, थोड़ा वजनदार चीज रख देते हैं,
है ना। तो हम कहेंगे कि ये क्या होगा, स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा। थोड़ा सा धक्का देके छोड़ देने से फिर से खड़ा हो रहा है, मतलब ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। तो हम कहेंगे ये अनस्टेबल है और ये स्टेबल है। So type of equilibrium associated with this is stable equilibrium। ठीक है। दूसरा, सपोज हम कहेंगे कोई एक सरफेस दिखने में कुछ ऐसा शेप का है। अब सोचो यहां पे एक ब्लॉक रखा गया है, बॉल रखा गया, और यहां पर भी एक ब्लॉक रखा गया है, यहां पर भी रखा गया है। तीनों ब्लॉक के साथ कौन कौन सा टाइप का इक्विलिब्रियम में है ना। इसको अगर थोड़ा सा धक्का दे देंगे क्या होगा, भाग जाएगा, दैट मींस इट विल लीव द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इसको हम क्या कहेंगे, अनस्टेबल। इसको थोड़ा सा धक्का दो, इधर जाएगा, फिर से वापस फिसल के यहीं पे आ जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, कहेंगे स्टेबल। इसको थोड़ा धक्का दो तो थोड़ा डिस्प्लेस होके तो जाएगा, ना भाग जाएगा ना वापस आएगा, इसको कहेंगे न्यूट्रल। तो मेरे ख्याल से तीनों किस्म की इक्विलिब्रियम को हम लोग समझ पा रहे हैं। ये तीनों बॉडी इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है, उनका एक्सीलरेशन नहीं है, उसके बावजूद द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम एसोसिएटेड विद देम आर डिफरेंट, एंड दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड दिस इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, उसका एक्सीलरेशन जीरो है, तो क्यों जीरो है, हम तो जानते हैं कि जो एक्सीलरेशन होता है कोई भी बॉडी का, दैट इज नेट फोर्स ऑन द बॉडी बाय द मास, है कि नहीं, नेट फोर्स ऑन द बॉडी बाय द मास। अब इसका मतलब हुआ एक्सीलरेशन जीरो हुआ, मतलब उसका मास तो जीरो नहीं है, बॉडी का तो कुछ ना कुछ मास होगा ना, तो नेट फोर्स मस्ट बी जीरो। नाउ टू केसेस अराइज, या तो उस बॉडी के ऊपर कुछ भी फोर्स नहीं आ रहा तब भी उसका एक्सीलरेशन जीरो होगा, या फिर उसके ऊपर कुछ फोर्सेस आ रहे हैं लेकिन सारे का वेक्टर सम, सारे का रिजल्टेंट जीरो है। अब सोचो क्या ऐसा हो सकता है कोई बॉडी रखा है उसके ऊपर कुछ भी फोर्स नहीं आ रहा है, कम से कम वेट तो आ रहा है ना, वेट इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी फोर्स नहीं आ रहा है। मतलब दूसरा चीज क्या है, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो पक्का उसके ऊपर जितने सारे फोर्स आ रहे हैं सारे का वेक्टर सम, सारे का रिजल्टेंट जीरो है ना। तो हमें इस चैप्टर में एग्जैक्टली हमें क्या देखना है, हमें इस चैप्टर में थॉरोली एनालिसिस करना है कि कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है वो बॉडी के ऊपर कितने तो फोर्स आ रहे हैं, और हर एक फोर्स के बारे में सब कुछ जानकारी, फोर्स के बारे में सब कुछ जानकारी को कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। कितने तो फोर्स आ रहे हैं कैसे पता चलेगा, फ्रॉम द नॉलेज ऑफ टाइप्स ऑफ फोर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्स। वैसे फोर्स को हम लोग बहुत सारे तरीके से अलग अलग कर सकते हैं, बट देन हम अभी इस चैप्टर के लिए हम कहेंगे फोर्सेस आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ठीक है, देयर आर two types of forces, two types of forces। क्या है फोर्स, पहला हुआ कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा हुआ नॉन कॉन्टैक्ट और फील्ड फोर्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फील्ड फोर्स क्या है। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब आप जानते हो कोई एक फोर्स को मैनिफेस्ट होने के लिए क्या चाहिए, एक एजेंट चाहिए जो फोर्स अप्लाई करेगा, एक ऑब्जेक्ट चाहिए जिसका ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, है कि नहीं। दोनों में से कोई एक गायब रहेगा तो फोर्स कैसे हो सकता है, पुश करने वाला होना चाहिए, जिसको पुश करेगा वही तो होना चाहिए। तो एक एजेंट और ऑब्जेक्ट दोनों होना जरूरी है। अच्छा, ये जो एजेंट और ऑब्जेक्ट दोनों हैं उनके चलते ये फोर्स एक्शन में आ रहा है, ये फोर्स एक्शन में आ रहा है। अगर वो एजेंट
ऑब्जेक्ट को टच करके फोर्स दे रहा है तो हम कहेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स है। सिंपल सा, कॉन्टैक्ट में आया फोर्स दिया। बिना टच किए फोर्स दे रहा है तो हम कहेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और फील्ड फोर्स। जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स की एग्जांपल कहेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स में कहेंगे एग्जांपल में, कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल में कहेंगे जैसे मान लो कि फ्रिक्शनल फोर्स, एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड करेगा, दोनों कांटेक्ट में आएंगे तभी फ्रिक्शन आएगा। दूसरा हुआ आप कह सकते हो अपथ्रस्ट, कोई सॉलिड को कोई फ्लूइड के अंदर डुबाओगे तो, कोई सॉलिड को कोई फ्लूइड के अंदर डुबाओगे तो फ्लूइड इसके ऊपर एक अपथ्रस्ट देता है ना। कोई आप कोई ब्लॉक को पुश करते हुए ले रहे हो या फिर कोई एक पत्थर को रस्सी लगा के खींच रहे हो, है ना, दे आर ऑल कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नहीं ये बोर्ड को ऐसे पुश कर रहा हूं, इससे कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल क्या होगा? एग्जांपल्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ऐसे भी काफी फोर्स है, ऐसे भी काफी एजेंट है जो बिना टच किए अट्रैक्ट या रिपेल कर लेते हैं। जैसे आपका मैग्नेटिक पर्सनालिटी, ऐसे ऐसे दूर से देख लिए, छूने की जरूरत नहीं, खींचे चले आए लोग आपके तरफ, है कि नहीं? याद है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हम लोग एग्जांपल लेंगे फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। एक चार्ज रखा है, दूसरा चार्ज रखा है, दोनों के बीच में फोर्स होता है, एक दूसरे को टच करने की जरूरत नहीं, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं या रिपेल हो जाते हैं। फोर्स बिटवीन ए मैग्नेट एंड आयरन ब्लॉक, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। weight of a body is due to gravitational attraction of earth। अर्थ इसको छू नहीं रहा फिर भी खींच रहा है ना, तो हम कहेंगे weight of a body is a non-contact force। Coulombic force और force between two charges, force between two magnets are all non-contact forces। non-contact forces का एग्जांपल क्या हुआ? force between two charges, दूसरा हुआ फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट्स, तीसरा हुआ वेट ऑफ ए बॉडी, दे आर ऑल कमिंग एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, है कि नहीं? दे आर ऑल कमिंग एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अच्छा, ये हो गया टाइप्स ऑफ फोर्स। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, किसी फोर्स का नेचर के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके साथ साथ क्या क्या चीजें जानना जरूरी है। कोई बॉडी के ऊपर एक फोर्स आ रहा है, जब कोई बॉडी के ऊपर कुछ फोर्स आ रहा है, उस फोर्स का इफेक्ट क्या होगा उस बॉडी के ऊपर जानने के लिए हमें क्या क्या चीज जानना जरूरी है, क्या क्या चीज जानना जरूरी है। ऑब्वियस है, फोर्स एक वेक्टर है तो आप जानते हो कि उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर द टू इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स टू नो द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ऑन ए बॉडी। जैसे हम देखो अभी दो बॉडी दिखा रहे हैं और उनके ऊपर फोर्स दे रहे हैं। ये एक ब्लॉक है, इसके ऊपर हम दिए 10 न्यूटन का फोर्स, सेम ब्लॉक के ऊपर मान लो दिए 20 न्यूटन का फोर्स। तो अगर सेम ब्लॉक है, फोर्स का डायरेक्शन बराबर है, उसके बावजूद मैग्नीट्यूड अलग अलग है तो इफेक्ट्स विल बी डिफरेंट। ये जोर से भागेगा, धीरे धीरे भागेगा। सो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जानना है। दूसरा हुआ एक ब्लॉक के ऊपर हम दिए 10 न्यूटन फोर्स, एक दूसरा ब्लॉक के ऊपर हम दिए 10 न्यूटन फोर्स। मानो दोनों ब्लॉक बराबर है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, उसके बावजूद ये फोर्स इधर को है तो इधर जाएगा, इसकी फोर्स इधर को है तो इधर आएगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑल्सो मैटर्स। तीसरा हुआ सपोज ये एक डंडा रखा हुआ है, अगर हम ये डंडे को यहां पे एक फोर्स लगाएंगे 10 न्यूटन का, सेम डंडे को यहां पे एक फोर्स लगाएंगे 10 न्यूटन का, तो आप क्या देखें, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन भी बराबर है, लेकिन इस केस में ये डंडा कुछ ऐसा मूव करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? जबकि इस केस में जैसे आप फोड़ दोगे ये डंडा कुछ ऐसा मूव करेगा, मोशन कुछ ऐसा हो जाएगा। सो मैग्नीट्यूड बीइंग सेम, डायरेक्शन बीइंग सेम,
the motion is, or the effect of the force is coming to be different. So three things we need to know about a force when you want to see the effect of a force on a body. आगे चल के हमारे सामने ढेर सारे किस्म की फोर्स आएंगे, जैसे ऑब्थ्रस्ट आएगा, वेट आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, सरफेस टेंशन फोर्स आएगा, काफी फोर्सेस आएंगे। जब भी कोई नया फोर्स हमारे सामने आया, हम तीन चीज जानने की कोशिश करेंगे। क्या? उसका मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, और ये कौन सा पॉइंट में एक्ट कर रहा है, ये पॉइंट में कि ये पॉइंट में। सो थ्री इंपोर्टेंट थिंग्स वन मस्ट लर्न टू सी द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। दे आर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, दूसरा हुआ डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तीसरा हुआ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर में हम लोग करने क्या वाले हैं, ये पूरा चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में, इतना तो समझ में आ चुका है कि उसके ऊपर जितने सारे फोर्सेस आ रहे हैं, सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो है। बस पता ये करना है कितना तो फोर्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ फोर्सेस। दूसरा हुआ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, डायरेक्शन ऑफ ईच फोर्स एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ईच फोर्स। इतना पूरा जानकारी लेंगे तो हम फोर्सेस के बारे में एनालिसिस कर पाएंगे, जिसको हम लोग कहेंगे इक्विलिब्रियम एनालिसिस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूटन्स लॉज। इसी से फ्री बॉडी डायग्राम, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, थ्रेड, एवरीथिंग आने लगेगा। ठीक है, तो मैं आपको फंडामेंटली क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब ये एनालिसिस में आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि कुछ लिमिटेड वेराइटीज के फोर्स को हम लोग यूज कर रहे हैं, कुछ लिमिटेड वेराइटी के फोर्स हम लोग यूज कर रहे हैं सारा फोर्स में। तो हम लोग कांटेक्ट फोर्स में यहां पर दो किस्म की फोर्स के बारे में देखेंगे। एक हुआ नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा हुआ टेंशन इन ए थ्रेड, इन ए थ्रेड। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में देखते वक्त हम लोग ये देखेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसमें हम देखेंगे वेट ऑफ ए बॉडी। आप बोलोगे कि सर बाकी सारा फोर्स है, लेकिन अभी जब तक हम लोग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं ना, आप देखोगे फील्ड फोर्स या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में सिर्फ वेट ही सामने आ रहा है। जब हम लोग क्लास 12 में चले जाएंगे तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस भी आ जाए। अभी तो फिलहाल इसको लेके करते हैं, रूल्स तो सेम ही रहेगा तब भी। तो ये सबको बेसिकली देखना है। नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा सा बता देते हैं क्या। जब भी हम कोई बॉडी के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, जब भी कोई बॉडी के साथ कांटेक्ट में रहते हैं तो क्या होता है, जो दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में है वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स देते हैं। ये उसको पुश करता है, ये उसको पुश करता है। सपोजिंग आप मान लो कि ये कोई एक लड़का है और ये दूसरा उसका फ्रेंड है और दोनों एक दूसरे की तरफ अपोजिट फेस करके बैठे हुए हैं। अब देखो दोनों का पीठ कांटेक्ट में। अब क्या है बताओ तो, दे आर इन कांटेक्ट। एट दिस कांटेक्ट पॉइंट ये इसको पुश कर रहा है और ये इसको पुश कर रहा है, दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। सडनली अगर ये लड़का निकल जाएगा तो ये गिर जाएगा, ये निकल जाएगा, ये गिर जाएगा। तो पहले ये क्यों नहीं गिर रहा था, क्योंकि पुश करके रखा था, है ना। तो एट द कांटेक्ट पॉइंट वी ऑलवेज पुश ईच अदर। ठीक है, वो कांटेक्ट फोर्सेस को हम कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन। देखेंगे उसके बारे में डिटेल्स में। सो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया, इट इज ए पुशिंग फोर्स, पुशिंग फोर्स पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल्स में। और टेंशन इन ए थ्रेड, जब कोई चीज को किसी थ्रेड से झुलाए हैं या फिर कोई रस्सी लगा के खींच रहे हैं, ये रस्सी क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है। थ्रेड कभी किसी बॉडी को पुश नहीं कर सकता, ओनली पुल कर सकता है। जैसे मान लो कि ये छत से कोई एक बॉल झूल रहा है, तो आप देखोगे ये थ्रेड बॉल को भी खींच रहा है और छत को भी खींच रहा है। ये थ्रेड इसको भी खींच रहा है, इसको भी खींच रहा है, दोनों को खींच रहा है। समझ में आ रहा है। तो ये टेंशन इन ए थ्रेड, इसको आप पुलिंग फोर्स कह सकते हो।
के बारे में हम लोग अभी बहुत ही डिटेल्स में एक एक करके देख लेंगे। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हुआ? नॉर्मल रिएक्शन व्हिच इज ए पुशिंग फोर्स, टेंशन इन ए थ्रेड व्हिच इज ए पुलिंग फोर्स, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में किसको लेंगे? वेट ऑफ ए बॉडी। ठीक है,